उसको सिर्फ लॉन्चिंग करना था लेआउट के बारे में। तो लेआउट के बारे में हमारा जो कल्पना था कि रोड वगैरह, ड्रेनेज वगैरह से लेकर के जितना भी फायर सिस्टम से लेकर के वायरिंग सिस्टम का सारा काम सरफेस पर हो जाए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें। ताकि कई बार होता क्या है कि बिल्डिंग बन जाती है, अब आप ड्रेनेज किधर से होगा तब हम लेआउट करते हैं, उस ढंग से नहीं होना चाहिए। ये असेंबली के बारे में जो बता रहे थे आप कि असेंबली के बारे में मेरा कुछ कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हमने चर्चा कई लोगों से किया है, लेकिन अब आर्किटेक्ट तय करेंगे। एनर्जी सेक्टर में आपने जो 3 शहर को, जमशेदपुर, रांची और बोकारो को फ्रेंचाइजी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया, पावर रिफॉर्म जो शुरू किया, वो आज कहाँ पर खड़ा है? वो एग्रीमेंट तो बोर्ड ने कर लिया, क्योंकि बोर्ड ऑटोनोमस सिस्टम से ये सारा काम कर रहा है। तो बोर्ड ने अपना ये एग्रीमेंट पूरा कर लिया है। अब इसको फ्रेंचाइजी का जो मॉडल है उसके अनुसार सबको हैंड ओवर टेक ओवर करना है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और लॉन्ग टर्म में इससे अर्बन एरिया को क्वालिटी पावर मिलेगा और रूरल एरिया को एम्फोसाइज किया जाएगा कि रूरल एरिया में हमारा जो थ्रस्ट एरिया हो जाएगा कि रूरल में भी क्वालिटी पावर लोगों को मिले। अभी क्या हो रहा है कि अर्बन एरिया में टीएनडी लॉस बहुत ज़्यादा है और टीएनडी लॉस के कारण हमारा रेवेन्यू लॉस बहुत होता है। और रेवेन्यू लॉस इतना हो जाता है कि बोर्ड का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने इस सारे चीज़ों को कंट्रोल करने का एक नीति अपनाया था। रोड सेक्टर में आपने पतरातू रांची रामगढ़ रोड जो उद्घाटन किया, उसके बाद एक और रोड 4 लेन रोड झारखंड में बना, आदित्यपुर बना। इसके अलावा आपको कौन सा प्रोजेक्ट दिमाग में था? देखिए, हम लोग जितना भी स्टेट हाईवेज है वो सारा काम चल रहा है। स्टेट हाईवेज जितना अभी हमारे पास है, इसके अलावे लगभग 3000 किलोमीटर और हम लोगों ने स्टेट हाईवे के रूप में या जिसको डिस्ट्रिक्ट का जो मेजर रोड है उसके रूप में आइडेंटिफाई करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए कैसे बढ़ाया जाए, जोड़ा जाए, ये नेटवर्क बनाने का काम हम लोगों ने शुरू किया था और उसमें 3000 किलोमीटर अतिरिक्त सड़क को जोड़ने का फैसला हम लोगों ने किया है। तो इसका मतलब हुआ कि अगले 5 साल में झारखंड का रोड सुधर जाएगा, आपको लगता है? मुझे लगता है कि अगले 3 साल में सुधारने का टारगेट हमारा था और उसके आधार पर काम प्रारंभ हम लोगों ने कर दिया था। तो ये काम अब कहाँ पर? और इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में जैसे जीटी रोड से सीधे रांची को जोड़ना, जीटी रोड से सीधे संथाल परगना को साहिबगंज तक जोड़ना, फिर साहिबगंज से आगे के बारे में चूँकि गंगा है तो गंगा ब्रिज के बारे में। तो ये सारा काम बहुत तेज़ी के साथ हम लोगों ने प्लान किया था आगे बढ़ाने का। साहिबगंज तक रोड का काम तो बहुत तेज़ी से चल रहा है। ब्रिज ट्रिपिटाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट झारखंड और बिहार दोनों का। विगत 28 महीने के शासनकाल में आपने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया जिससे कि जनता को लगे कि वो दे हैव बेनिफिटेड? सबसे नंबर 1। देखिए, नंबर 1 यदि हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ फैमिली, तो जैसे 1 रुपया केजी राशन सुनिश्चित किया है जो बिलो पॉवर्टी लाइन। दूसरा, गर्ल चाइल्ड माने गर्ल्स एजुकेशन को टारगेट करते हुए ये सुनिश्चित करने का कि इसके बाद जो इस राज्य में बेटी पैदा होगी वो किसी भी घर में भी बेटी पैदा हो अशिक्षित नहीं रहेगी। ये स्कीम का डिज़ाइन किया गया है, जो मुझे लगता है कि ये स्कीम अगर 5 साल सही ढंग से चले तो हमारा जो हम कोशिश करते हैं एजुकेशन में ड्रॉप आउट को रोकना, वो कोशिश हमारा फेल हो जाता है। लेकिन इसका डिज़ाइन ऐसा है कि वो ड्रॉप आउट की तरफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस योजना में +2 तक पढ़ाई करने के बाद ही उस लड़की को सोशल सिक्योरिटी इतना अधिक मिलता है कि वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा हायर एजुकेशन के बारे में सोच सकता है।
आप जैसे अभी विगत 5 महीने से, तो जब से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तब से लेकर आज तक आपको आपका हेल्थ कैसा लगता अभी है? हेल्थ ठीक है, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अभी भी हमारा फिजियोथेरेपी चलता है, एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गए हैं। अभी नॉर्मल वे में, रूटीन वे में हम सारा काम करते हैं और लगातार दौरा चलते रहता है। देखिए, मैंने देखा कि मैं जब आपसे बात करने आया तो आप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि आपका मैंने पूरा पैर में जो दर्द था वो ठीक नहीं हो पाया। नहीं, एक्सरसाइज तो फिजिकल फिटनेस के लिए है एक्चुअली। तो फिटनेस के लिए आपको एक्सरसाइज और आ, आगे आप ठीक रहें इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ये 28 महीने का सबसे सुखद क्षण आपका कौन सा था? 28 महीने का कार्यकाल को मैंने जनता के बीच में बहुत अच्छे ढंग से कोशिश किया है परफॉर्म करने का। ये अलग बात है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस रहे और आज भी है, ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गए। लेकिन एक पॉजिटिव वातावरण, जब हम यहाँ पर आए थे तो राज्य के बारे में बड़ा नेगेटिव, पब्लिक आई में बहुत नेगेटिव दिखता था। लोग चर्चा करते हैं, बाहर जाए तो वहाँ चले झारखंड है, ऐसा है वैसा है ये है। लेकिन इसके बाद जब आप आज 28 महीने के बाद आप देखेंगे तो आपको लोग कहें कि नहीं, झारखंड फिर टेक ऑफ के पोजीशन में आना है। और मुझे लगता है कि झारखंड की जनता को यही चाहिए कि उसका इमेज अच्छा हो, क्योंकि इंडिविजुअली अगर किसी आदमी को आप बात करेंगे तो वो चाहता है कि उसकी स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। तो राज्य का जो एक अपना स्वाभिमान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी मर्यादा हमेशा हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्योंकि गवर्नेंस की जब बात करेंगे तो गवर्नेंस एकांकी में नहीं होता, गवर्नेंस पूरे स्टेट के सिटीजन्स को लेकर के होता है। तो सिटीजन्स खुश रहना चाहिए, और खुश वो तभी रहता है जब उसके स्वाभिमान जिंदा रहता है। आपके समय, आपके दरमियान 28 मंथ के टेन्योर में मैंने देखा कि आपने पहली बार मेरे ख्याल से पूरे देश में आपका CM.com आपने लॉन्च किया, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को लागू करने के लिए। देखिए, आपको एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, अखबारों में भी बहुत कम छपा है पिछले दिनों। पूरे पूरे गर्मी के सीजन में इतना हाहाकार होता है गर्मी के सीजन में कि यहाँ चापाकल खराब है, यहाँ पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार ऐसा आपको नहीं मिला होगा। क्यों? आपका CM.com से जो हॉटलाइन, जो पब्लिक का जो डायरेक्ट एक्सेस था, उसके माध्यम से हर अफसर को फोन आने के चंद सेकंड कहिए कि उनको ये मैसेज मिल जाता था कि आपके एरिया की ये चीज़ खराबी है, इस व्यक्ति ने कंप्लेन किया है, और उसके सुपीरियर जो उसके जो सीनियर अफसर है उनको भी बाय मेल, बाय मैसेज इन्फॉर्मेशन चले जाता था, इसको तुरंत एड्रेस करना चाहिए। और ये इस वाटर क्राइसिस के जो प्रॉब्लम्स है उसको बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने टेकल किया। ये आपका CM.com का कॉन्सेप्ट आपका अपना था या कहीं और से आप बोरो किए थे? नहीं, देखिए, एक तो है कि टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी तो बहुत सारे एडवांस स्टेट है, बहुत सारे एडवांस कंट्री है। मैं कई कंट्री में भी देख के आया, कई स्टेट्स में भी देख के आया और देखा, पर वर्क कल्चर को इम्प्रूव करना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आप बहुत सारे सिस्टम लगा दीजिए, वर्क कल्चर अगर इम्प्रूव नहीं करें तो इसमें हमने कोशिश किया था कि टेक्नोलॉजी को उसी ढंग से आगे बढ़ाया जाए कि वर्क कल्चर भी इम्प्रूव। इसमें होता क्या था? आपका CM.com में होता क्या था, जरा उसको बताएंगे आप? इसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी 24 आवर्स फोन कर सकता था, और हम लोग एक टारगेट फिक्स करते थे कि इस समय इसको प्रायोरिटी में रखेंगे। जैसे वाटर के प्रॉब्लम्स है, वाटर सप्लाई के प्रॉब्लम्स है, तो पूरे स्टेट में इसको हम लोग प्रायोरिटी में रखेंगे। तो वो जितने भी फोन आएंगे तो उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में। वैसे जनरल फोन भी आते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी यदि ना हो, इसके अलावा नहीं होता था, क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम अलग से अपना चल रहा है।
तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो अलग से चल रहा है उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदर जरूर कर लेते हैं। वो गैदर करते थे और उसको ट्रांसमिट करते थे अधिकारी को कि कार्यान्वयन करो, पब्लिक के गिरवान से उसको खत्म करो। उसी तरीके से हम लोग जब देखे फूड एंड सिविल सप्लाई का जब हम लोग काम कर रहे थे, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और फूड एंड सिविल सप्लाई मिल करके पेटी परचेजिंग का, उस समय बहुत अच्छा हुआ कि हर जगह से किस तरीके से क्रय हो रहा है, पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कब पेमेंट हो रहा है, कितना किसान आया, किस लैंप्स में कितना आज खरीद हुई, इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते थे। कौन हाईएस्ट चल रहा है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, अफसर को कहाँ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेटी परचेजिंग का प्रोग्राम चल रहा था। इसी तरीके से कुछ फूड एंड सिविल सप्लाई के जैसे अनाज वितरण का, उसमें हम लोग देखते थे कि अनाज वितरण में ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम एडिशनल इनपुट्स देकर के उसको और अधिक उसकी एफिशिएंसी को हम बढ़ाते थे। तो इस तरह के कार्यों को बढ़ाने से एक तो हमें यह जानकारी मिलती है कि कमियां हमारी कहाँ हैं, और दूसरा इस सुधार करने की गुंजाइश बढ़ती है। अब 28 महीने के दरमियान में मैंने देखा कि पहली बार आप यात्रा पे निकले, बेनी नक्सलाइट्स एरिया को आपने भ्रमण किया, वो 3 बार आपने यात्रा किया, मुझे लगता है ऐसा है। ये यात्रा के समय में जो आप कहते थे, हमेशा मीडिया को भी बताते थे, अधिकारियों को बताते थे कि हम चाहते हैं कि ग्रास रूट में जाकर के वहाँ की चीज़ों को समझ के, वहाँ के प्रॉब्लम्स को, आपका अनुभव में आज क्या मैसेज जाता है इसके बारे में? आपको क्या देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारा डिलीवरी मैकेनिज्म वीक है, और डिलीवरी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के बारे में हमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और इसमें देखिए, आपके जो सिस्टम है उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस है, स्टेट गवर्नेंस है और सेंट्रल गवर्नेंस है। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस का जो रोल है पिछले 30 वर्षों से वो वंचित, एक तरीके से डेमोलिश हो गया। अब कई ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को जिला लेवल में सुलझाना चाहिए, वो स्टेट लेवल में सुलझने के लिए आता है। तो ये हमारा एडिशनल प्रॉब्लम क्रिएट करने का एक सोर्स बन गया। तो मैंने ये ज़रूर जोर दिया कि अब धीरे धीरे करके उसको डिसेंट्रलाइज करके हमें इस स्थिति में पहुंचाना है कि जो चीज़ें जिला स्तर की है वो जिला स्तर में ही, और हम सिर्फ कनेक्टिंग सिस्टम बनाएं। हमारा प्लान इस ढंग से बनना चाहिए कि जो जिला का भौगोलिक स्थिति है, जो जिला का कैरेक्टर है, जो जिला का नीड्स है, जो जिला का अप्रोच है, उसके साथ मिल करके हम करें। हम ऊपर से उसको ऐसा ना थोपे कि हम जो चाहते हैं वही चीज़। लेकिन मेरे ख्याल से रेगुलर कंप्लेंट आता है कुछ पंचायतों को छोड़ के, जहाँ पर कि अच्छा काम हुआ, कि जनरली ये ट्रांसफर पावर तो हो नहीं पाया 28 महीने में। देखिए, ये ट्रांजिशनल पीरियड है। हम लोगों ने डिपार्टमेंट वाइज कोशिश किया कि पावर को ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए, और फर्स्ट इलेक्शन होने के कारण काफ़ी लोगों में तो इस चीज़ की बहुत उत्सुकता है और काफ़ी लोगों में उसकी कमियां भी है। तो अब ये एक एक्सपीरियंस गेन करने की बात है कि हम किस सिस्टम सिर्फ पावर से नहीं होता, सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी होता है। तो रिस्पॉन्सिबल हम कैसे बनाएं, गवर्नेंस में रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, और वो यदि आपका नहीं है तो पावर रहते हुए भी पावर का अधिकतर समय मिसयूज हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम अपने को अकाउंटेबल नहीं बना पाते, और अकाउंटेबिलिटी की कमी जो है वो गवर्नेंस को गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। अब आने वाले समय में आप क्या करेंगे? आने वाले समय में देखिए, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स, ठीक है, हम पॉलिटिक्स एक डेमोक्रेसी में कहते हैं कि हम पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स के साथ पॉलिटिक्स हमको करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि अवेयरनेस लेवल को हम कितना आगे बढ़ा सके। डेमोक्रेसी का मेन रिजल्ट तब दिखाई देता है कि जब हमारा अवेयरनेस लेवल और बढ़े, और अवेयरनेस लेवल सिर्फ प्रतिक्रिया से नहीं होती है, अवेयरनेस लेवल डेप्थ से होती है। अवेयरनेस लेवल है जब आप चीज़ों को समझ करके उसको एक्ट करें, रिएक्ट न करें।
लेकिन सबसे मुख्य जो हम लोग का झारखंड में 3% अभी 75% प्रॉब्लम तो एक ही है, जैसे कि आप हमेशा बोलते आए हैं, रोड, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। अभी भी सोशल डाइसिस शो कि हम लोग का स्टेट में ये काम 12 साल के दरमियान में तो हो नहीं पाया। देखिए 2 5 ईयर प्लान हम लोगों ने देखा है जी। कनेक्टिंग सिस्टम है, सेंट्रल प्लान और स्टेट प्लान के साथ मिलकर। तो ये बात सही है कि उसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत बड़ा पार्ट है। रिसोर्सेस है, पर रिसोर्स का मोबिलाइजेशन एक दूसरा पक्ष है, क्योंकि आपके पास मिनरल रिसोर्सेस है, आप उसको कहें कि हमारे पास है, वो है, लेकिन इसके साथ साथ ही उसका एक जो रिसोर्स हमें मिलता है या जो हम क्रिएट करते हैं वो उसके एक लिमिटेशन है। एक साथ सारे मिनरल्स निकाल करके आप रिसोर्स नहीं कर सकते हैं, तो वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का पार्ट है। दूसरा ये है कि ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ हम जा रहे हैं। यदि देश में इसी तरीके से सोची जाती तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जरूरत, हम पर एनम अपने ग्रोथ को फिक्स करते हैं, जीडीपी को फिक्स करते हैं, इन्हांस करते हैं कि कितना पोटेंशियल है, कैसे उभारे। मेन चीज़ है कि जब तक हम पूरे मेन पावर को सही ढंग से प्लान नहीं कर लेते हैं तब तक ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से कमियां दिखेगी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हम कितना ले पाते हैं, जो बन गया उसका लाभ हम कितना ले रहे हैं, जो नहीं बना उससे कमी तो है, लेकिन जो बन गया उसका लाभ कितना ले पा रहे हैं, यह भी बहुत जरूरी है। तो ये तब होता है जब हम मिसमैच को, गैप्स को हम समाप्त करें। मिसमैच ये है कि हम कई चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ देखते हैं और मैन पावर एक तरफ देखते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन वहाँ के कामगार कहीं और से आ गए, यहाँ है ही नहीं स्किल मैन पावर। तो उस गैप्स को एनालिसिस करते हुए यदि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात सोचें तो एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल जीडीपी दिखेगा, नहीं तो आर्टिफिशियल जीडीपी दिखेगा। अभी आपका एक पॉलिटिकल मैसेज क्या होगा? विगत 3 बार तो यहाँ प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, 8-9 सरकारें देख चुकी हैं। मैं तो रिकमेंड आप क्या चाहते हैं? हाँ, कैबिनेट की मीटिंग में मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी नहीं था या घोषणा हो गया था। देखिए, घोषणा और मेजॉरिटी कहाँ प्रूव किया जाता है? हाउस में। जब हमने ये डिसीजन लिया उस समय हाउस नहीं था। जिस समय विड्रॉ करने की बात की गई उस समय कोई कैबिनेट के कोलीग हमारे इस्तीफा नहीं दिए थे कि हम कैबिनेट के मेंबर नहीं हैं, और ना ही गवर्नर को दिए थे। तो जिस क्षण हम कैबिनेट कर रहे थे उस समय सारे मंत्री थे, सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया था। इसके बाद यदि कोई चीज़ होता है, देखिए आज सबसे बड़ी पार्टी के नाते किसी को कॉल करते हैं गवर्नर, ओथ दिलाते हैं, लेकिन ओथ दिलाने के साथ ही कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है। उसका मेजॉरिटी, उसका फ्लोर में टेस्ट तो बाद में होता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसे होती है जो कैबिनेट डिसीजन ले लेता है, उसको मानना पड़ता है। मैसेज क्या है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के पॉलिटिशियंस को? पॉलिटिशियन ने, मैं यहाँ के सिटीजन्स को कहूँगा कि नया जनादेश के साथ हम आगे बढ़े और इसके लिए मानस बनाए कि फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट हमारी इस राज्य में बने, ताकि इस तरह की ताकि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें, पब्लिक भी सीधे तौर से जिम्मेदार बनाए। हमारी जिम्मेदारी है एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन तब हम अपने आप को व्यवस्था जाहिर करते हैं जब देखते हैं कि इस तरह की अस्थिरता हो गई। अब इस अस्थिरता के लिए जिम्मेदार कौन है ये तो बाद की चीज़ है, लेकिन इस तरह का अस्थिरता नहीं हो तो जनता के पास जो अधिकार है उसका इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। थैंक यू।